रेजोनेंस से मैं देवेश गुप्ता, फैकल्टी सोशल साइंस। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो आधुनिक भारत के इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले तक हम लोगों ने जो पढ़ा था, वो जो पढ़ा उसमें हम लोगों ने लास्ट में जो रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ा, उसका विरोध होगा, असहयोग आंदोलन की भूमिका बनेगी, चोरा चोरी कांड हो जाने से गांधी जी नाराज हैं और गांधी जी ने चोरा चोरी कांड की वजह से 12 फरवरी 1922 को आंदोलन समाप्त कर दिया, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये आंदोलन इस तरह से यहाँ पर एक ऐसा बड़ा आंदोलन था जो समाप्त हो गया। अब अचानक आंदोलन का समाप्त कर दिया जाना, गांधी जी का अपना एक विचार है कि अहिंसा मेरा मूल उद्देश्य है, अहिंसा यदि हिंसा होगी तो मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, किसी आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो हिंसक हो गया आंदोलन, तो गांधी जी ने आंदोलन समाप्त कर दिया। तो कुल मिलाकर कई नेता नाराज हुए कि एक बड़ा आंदोलन जो चरम पर चल रहा है उसको अचानक इस तरह से समाप्त करना उचित नहीं है, लेकिन आंदोलन को समाप्त किया गया। अब देखें, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू नाराज थे फिर इन्होंने स्वराज दल बनाया। स्वराज दल में चित्तरंजन दास की जब मृत्यु हो जाएगी, बहुत संभालने की कोशिश करेंगे मोतीलाल नेहरू, लेकिन फिर धीरे धीरे संभाल नहीं पाएंगे और धीरे धीरे स्वतः ही स्वराज दल का अंत हो जाएगा या स्वराज दल का पतन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई और उसके बाद मोतीलाल नेहरू इसे इतने अच्छे से नहीं संभाल सके और धीरे धीरे इसका पतन हो गया। तो देखें यहाँ पर जो स्वराज दल की एक भूमिका रही, अलेक्जेंडर मोडीमैन समिति का गठन किया गया। अलेक्जेंडर मोडीमैन समिति के गठन के लिए भी जो स्वराज दल की भूमिका थी वो प्रशंसनीय थी कि जांच के लिए 1919 के अधिनियम की जांच के लिए एक आयोग बना दिया गया, एक समिति बना दी गई जिसने जांच की। तो कुल मिलाकर के ये एक उपलब्धि है। इसके अलावा गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित किए जाएंगे उनके पीछे भी स्वराज दल की अपनी विशेष भूमिका है। तो ये उनकी उपलब्धियां रही स्वराज दल की कि कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व मिला, अगर चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिली तो उसके आधार पर उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। अब देखें यहाँ पर 1919 अधिनियम, इसमें प्रावधान दिया गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद आयोग बनाया जाएगा जो अधिनियम की समीक्षा करेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज़ादी के आंदोलन में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि अंग्रेजी सरकार के ऊपर भी दबाव पड़ना स्वाभाविक था। फॉर एग्जाम्पल, जलियांवाला बाग कांड, ये एक ऐसा घटना हो गई कि बड़े स्तर पर ये माना गया कि कुछ अस्थिरता भारत में है, कहीं न कहीं नीतियों की समीक्षा होनी चाहिए। भारतीयों का विरोध लगातार बढ़ रहा था। भारत में एक आंदोलन शुरू किया गया था जिसे आप लिखते हैं असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन भी चलाया गया। इसके अलावा अंग्रेजों के लिए के खिलाफ खिलाफत आंदोलन, खलीफा की सत्ता की पुनर्स्थापना की मांग, तो खिलाफत आंदोलन, ये ऐसे आंदोलन या कारण रहे जिनके कारण आयोग जो कि 10 वर्ष बाद अधिनियम की जांच के लिए बनाया जाना था, तो 1919 का अगर अधिनियम है तो जो आयोग बनाया जाना था वो 1929 में बनाया जाना था, लेकिन 2 वर्ष पहले ही कब बना दिया गया, 1927 में। तो देखिए
यहाँ पर आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि साइमन कमीशन का गठन, तो देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात की जाए। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? 1927 में। ये आपका आंसर। तो देखिए कहीं ना कहीं कोई भी एक आयोग अधिनियम की जांच के लिए 1919 के अधिनियम में ये प्रावधान है कि अधिनियम की जांच के लिए 10 साल के बाद, तो 10 साल 1919 से 1929 में होते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितना दबाव ब्रिटिश सरकार पे पड़ चुका था। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही थी जिनका उल्लेख मैंने बोर्ड पर आपके साथ किया कि इन सब के परिणाम स्वरूप जो दबाव बना, तो 2 वर्ष पहले ही एक आयोग बनाना पड़ा और उसको नाम दिया गया साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में हुआ। अब देखें साइमन कमीशन के सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं था। तो जब भारतीय एक भी नहीं था, भारत में जो अधिनियम लागू किया गया है उसकी आपको जांच करनी है। मुद्दा या विषय भारत से संबंधित है और फिर उस समिति में जो जांच के लिए बना दी गई है, ये आयोग जो बना दिया गया है, उसमें भारत के अधिनियम, भारत में जो अधिनियम लागू है उसके ऊपर आपको समीक्षा करनी है। और उसमें एक भी भारतीय न हो, ये तो बड़ा हास्यास्पद विषय था। आखिर उसमें भारतीय तो होने ही चाहिए थे क्योंकि भारत से संबंधित विषय था। तो जब एक भी भारतीय नहीं था तो ऐसे कमीशन को कहा गया व्हाइट मैन कमीशन। तो बताइए किस आयोग को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है? किस आयोग को व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है? साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। आप नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। अब देखें उन्नीस सौ 27 में तो साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 3 फरवरी का दिन था 1928। साइमन कमीशन, ये जो साइमन कमीशन है वो मुंबई पहुंचा। तो इस तरह से क्वेश्चन कम ही बनता है, परंतु फिर भी ये ध्यान रखना है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो वो 1928 में भारत आया था। लेकिन अगर वो पूछ रहा है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ है, तो साइमन कमीशन का गठन स्टूडेंट्स कब हुआ? 1927 में हुआ। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ, वो मुंबई पहुंचा है। विरोध किया जाएगा। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो देखें जो साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था वो थोड़े ही दिन भारत में रुकेगा और 31 मार्च 1928 साइमन कमीशन
साइमन कमीशन वापस चला गया। तो साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं, साइमन कमीशन वापस चला जाएगा। साइमन कमीशन का विरोध के क्रम में लाहौर में भी प्रदर्शन हुआ। लाहौर में लाला लाजपत राय, तो जहां लाला लाजपत राय की बात करते हैं, तो जहां लाला लाजपत राय की बात करते हैं, साइमन कमीशन का विरोध होगा। और साइमन कमीशन में जो विरोध लाहौर में किया जा रहा है, उस विरोध का नेतृत्व कौन कर रहा है? लाला लाजपत राय। तो देखिए, ये वो लाहौर है जहां से शहादत में एक नाम और आता है भगत सिंह का, या लाला लाजपत राय लाहौर से। तो लाहौर में लाला लाजपत राय ने अपने नेतृत्व में एक जुलूस निकाला है। अब जुलूस पर लाठी चार्ज किया गया, लाठी चार्ज किया गया। सैंडर्स की, ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण बना रहेगा, सैंडर्स की लाठी लाला लाजपत राय को लगने से उनकी मृत्यु हो गई। तो सैंडर्स की लाठी जब लाला लाजपत राय को लगी तो उसकी मृत्यु हो गई, लाला लाजपत राय का निधन हो गया है। लेकिन मृत्यु से पूर्व बयान, मृत्यु से पूर्व लाला लाजपत राय का कथन, उन्होंने जो शब्द कहे थे, मेरे ऊपर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश ताबूत की कील प्रमाणित होगा। तो स्टूडेंट्स, लाला लाजपत राय की जब डेथ हुई तो उससे पहले उन्होंने एक जो स्टेटमेंट दिया है, उस मृत्यु से पूर्व उन्होंने ये कहा, मेरे ऊपर किया गया एक एक लाठी का प्रहार ब्रिटिश ताबूत की कील साबित होगा। तो ब्रिटिश ताबूत मतलब ब्रिटिश ताबूत समाप्त, ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त होगा, भारत में ब्रिटिश राज समाप्त होगा, और उसके अंदर ये जो मेरा विरोध है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में सामने आएगा। तो उनका एक कथन है जो कि सच हुआ आगे जाकर के, कि कहीं न कहीं ब्रिटिश साम्राज्य के पतन में लाला लाजपत राय की भी अपनी एक भूमिका रही और भारत से उनको जाना पड़ा। तो कुल मिलाकर के ये स्टेटमेंट किसके हैं ये पूछा जाता है, ये स्टेटमेंट किसका है ये आपको ध्यान रखना है। मेरे ऊपर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश ताबूत की कील प्रमाणित होगा, जो मैंने आपके सामने नोट किया है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए, लाला लाजपत राय को गोली किसने मारी थी? लाला लाजपत राय को गोली सैंडर्स द्वारा मारी गई थी। तो भारत में एक संगठन बनाया गया था, हिंदुस्तान
समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना, जिसका एक नारा था विजय अथवा मौत। ये विजय अथवा मौत की जब बात की जाती है, ये नारा था हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना का, इसी के सदस्यों द्वारा, जिसमें भगत सिंह भी शामिल थे। किसको गोली मार दी गई? सैंडर्स को। तो गोली मार दी गई सैंडर्स को, और इस तरह से लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया गया। तो कुल मिलाकर सैंडर्स तो मारा गया, और हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक समाजवादी सेना का नारा क्या था? विजय अथवा मौत। इसमें भगत सिंह भी शामिल थे सैंडर्स को गोली मारने में, और सैंडर्स की हत्या कर दी गई है। और कहीं न कहीं लाला लाजपत राय के ऊपर जो प्रहार किए गए थे, उनकी जो मृत्यु हुई थी, उसका बदला ले लिया गया है। तो मैंने आपको एक रोचक तथ्य बताया यहाँ पर कि आखिर सैंडर्स की डेथ कैसे हुई है, और बदला ले लिया गया है देश के क्रांतिकारियों द्वारा सैंडर्स की हत्या करके। देखें, आज़ादी के आंदोलन में जो आंदोलन साथ साथ चलते रहे, उनमें एक आंदोलन बारदोली आंदोलन भी है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है, आखिर ये बारदोली क्या था? ये बारदोली सूरत के निकट का एक स्थान है। तो बारदोली नामक जगह सूरत के निकट जो स्थित है, वहां पर लगान बढ़ा दिया गया है। किसान नाराज हैं, तो यहाँ पर ये आंदोलन किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया जाएगा, वो 1922 में किया जाएगा। 1922 में आंदोलन प्रारंभ हुआ, और 1922 में ही समाप्त भी हो गया, क्योंकि उस समय एक बड़ा आंदोलन और समाप्त हुआ था, असहयोग आंदोलन। तो देखिए, एक बड़ा आंदोलन जब समाप्त हुआ, तो उस आंदोलन के साथ ही, असहयोग आंदोलन के साथ ही 1922 में बारदोली आंदोलन भी समाप्त हो गया। सबसे पहले तो क्वेश्चन किस नेचर के आते हैं, उसमें ये ध्यान रखिएगा आप, ये पूछा जाता है, बताइए बारदोली कहाँ स्थित है? बारदोली कहाँ स्थित है? बारदोली सूरत के निकट स्थित है, गुजरात में स्थित है। तो कुल मिलाकर बारदोली कहाँ है? बारदोली आंदोलन 1922 में शुरू किया गया था, और 1922 में समाप्त भी हो गया। लेकिन 1928 में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में पुनः शुरू, तो ये पुनः प्रारंभ कर दिया गया वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। ये जो वल्लभ भाई पटेल हैं, इनके नेतृत्व में ये आंदोलन पुनः शुरू हुआ है। अब देखें, यहाँ पर जब बारदोली आंदोलन की बात की जाती है, 12 जून 1928 गांधी जी ने बारदोली दिवस मनाने की घोषणा की। तो बारदोली दिवस मनाने की घोषणा गांधी जी के द्वारा की गई। वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई।
तो देखें, ये प्रश्न ऐसे बनता है कि बताइए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, कब दी थी? तो बारदोली आंदोलन में दी गई उपाधि है और यहाँ की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई और इसीलिए वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाते हैं। अब देखिए, ये आंदोलन जो दो बार शुरू हुआ है, एक बार 1928 में शुरू हुआ है, एक बार 1922 में ये आंदोलन शुरू होकर समाप्त भी हो गया। अब की बात, किसानों को सफलता मिली लगान में अंग्रेजों द्वारा कमी की गई। तो देखिए, जो लगान बढ़ा दिया गया था, अब की बार उसमें सफलता मिल गई है। अंग्रेजों द्वारा जो लगान बढ़ा दिया गया था वो कम कर दिया गया है और उसमें सफलता मिल गई है। तो अंग्रेजों द्वारा बढ़ाया गया लगान हटा दिया गया या कम कर दिया गया है, तो एक बड़ी सफलता थी बारदोली आंदोलन की। बारदोली आंदोलन कितनी बार हुआ? दो बार हुआ, 1922 में, 1928 में। 1922 असहयोग आंदोलन के साथ स्वतः समाप्त हो गया, लेकिन 1928 में आखिर एक सफलता मिलती है और आखिर लगान कम हो जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ सरदार की उपाधि मिलती है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। हमने जब भारत में भारतीयों ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट या साइमन कमीशन के सुझावों को अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार किया, तो भारत सचिव ने हमें एक चुनौती दी कि आप स्वयं कोई संवैधानिक प्रारूप तैयार करें कि आप किस तरह का अधिनियम चाहते हैं। तो कोई न कोई संवैधानिक प्रारूप भारतीयों की तरफ से जाए कि आखिर क्या व्यवस्था वो चाहते हैं, किस तरह के सुधार वो चाहते हैं। भारतीयों को जब ये चुनौती मिली, उन्होंने इसका दायित्व जो था वो सामने आया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट अस्वीकार तो हो गई, लेकिन साइमन कमीशन की रिपोर्ट देने में या रिपोर्ट तैयार होने में 2 वर्ष का समय लगा। तो 2 वर्ष का टोटल समय लगा था। हम साइमन कमीशन को या उसकी रिपोर्ट को अस्वीकार कर रहे हैं। तो साइमन कमीशन का विरोध कर दिया हमने, उसे अस्वीकार कर दिया, उसकी रिपोर्ट भी हमें अस्वीकार है। 2 वर्ष का समय साइमन कमीशन को लगा। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। रिपोर्ट जो तैयार की गई उस समिति के अध्यक्ष हैं और जो सचिव थे वो कौन थे? जवाहर लाल नेहरू। और जो समिति बनाई गई, जिस समिति ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की, मात्र 2 माह में, तो मात्र 2 माह में क्या तैयार कर दी गई? नेहरू रिपोर्ट। तो देखिए, एक तरफ साइमन कमीशन को जहां 2 वर्षों का समय लग रहा है एक रिपोर्ट देने में, वही मात्र हम लोगों के भारत में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष हैं और सचिव की भूमिका जवाहरलाल नेहरू निभा रहे हैं और एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है और ये रिपोर्ट मात्र 2 माह में तैयार हो गई, जिसे भारत में कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट को
भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट को। नेहरू रिपोर्ट कब तैयार की गई? 1928 में तैयार कर दी गई। तो कुल मिलाकर के नेहरू रिपोर्ट मात्र 2 माह में तैयार हुई और देश के आगे के अधिनियम किस तरह के होने चाहिए इसके बारे में हमने महत्वपूर्ण सुझाव उनको दिया। लेकिन नेहरू रिपोर्ट को सम्मति देने से मोहम्मद अली जिन्नाह ने अस्वीकार कर दिया। तो जब वो अस्वीकार कर रहे हैं और एक राय देश में नहीं बन पा रही है, देखिए स्वाभाविक सी बात है, ब्रिटिश सरकार चाहती थी कहीं ना कहीं कि पहले तो आपस में भारतीयों की एक राय बने, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे मानने से अस्वीकार कर दिया। और जब इसे मानने से मोहम्मद अली जिन्ना ने मना कर दिया, इसे अस्वीकार कर दिया, तो स्वाभाविक सी बात है अंग्रेज़ों ने भी इसे अस्वीकार कर दिया और नेहरू रिपोर्ट अस्वीकार हो गई। तो कुल मिलाकर के अंग्रेज़ों को मौका मिल गया और अंग्रेज़ों ने भी इस रिपोर्ट को स्वीकार करने से मना कर दिया। लेकिन भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई थी। ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जो आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। सविनय नागरिक अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। तो नागरिक अवज्ञा आंदोलन और चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन एक ही है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब यंग इंडिया नामक जो पत्रिका है, यंग इंडिया में एक लेख द्वारा गांधी जी ने कुछ मांगे रखी। स्वाभाविक सी बात है, ब्रिटिश प्रशासन की तरफ से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो मांगे गांधी जी ने मांगी है, जिन पर वो बात कर रहे हैं, वो यंग इंडिया में जो लेख के माध्यम से मांगा जा रहा है उसे अस्वीकार कर दिया गया है। तो जब ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, अस्वीकार कर दिया गया है, तो गांधी जी भी नाराज हैं कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने, गांधी जी ने आखिर 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 12 मार्च 1930 को। तो आपको ये ध्यान रखना है, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम कोई अवज्ञा तो करेंगे, कानून को तोड़ेंगे तो सही, लेकिन सविनय तोड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने नमक कानून को आधार बनाया कि नमक कानून को तोड़ा जाएगा, और नमक कानून को जब तोड़ा जाएगा तो इसके लिए उन्होंने
साबरमती से, साबरमती आश्रम से दांडी के लिए दांडी यात्रा प्रारंभ की। तो दांडी यात्रा उनके द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। 5 अप्रैल दांडी पहुंचे, लोग जुड़ते चले गए। 6 अप्रैल प्रातः नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। तो गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया है। नमक उठाया एक मुट्ठी हाथों से और नमक कानून तोड़ दिया। अब देखिए, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून को ही क्यों आधार बनाया, नमक को ही क्यों विषय बनाया? तो स्वाभाविक सी बात है कि अधिक से अधिक लोग जुड़ने चाहिए किसी भी आंदोलन में, ये सब चाहते हैं। अगर इसकी जगह कोई ऐसी वस्तु को मुद्दा बनाया जाता जो हर आम व्यक्ति से जुड़ी हुई नहीं हो, तो आंदोलन शायद इतना प्रभावी नहीं होता। तो आंदोलन प्रभावी हो और आंदोलन बड़े स्तर पर हो और हर व्यक्ति, हर वर्ग विशेष उससे जुड़ जाए, ये सबसे बड़ी भूमिका थी। अब देखिए, नमक एक ऐसी वस्तु है जो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति के लिए ज़रूरत की वस्तु है। नमक की बात की जाए, नमक गरीब से गरीब व्यक्ति भी खाता है, अमीर से अमीर व्यक्ति भी खाता है, तो उसके लिए जरूरी। दूसरा, नमक एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि वो प्रतिदिन की ज़रूरत है। तो प्रतिदिन की जब ज़रूरत है तो कोई विषय ऐसा हो जो प्रतिदिन से संबंधित हो और हर व्यक्ति वर्ग से संबंधित हो। ऐसा नहीं है कि किसी अमीर वर्ग से, धनाढ्य वर्ग से ही संबंधित है या मध्यम वर्ग से संबंधित है। वो गरीब से लेके अमीर से अमीर व्यक्ति, मध्यम वर्ग सबसे संबंधित था। तो ये एक कारण था, एक आधार था, प्रतिदिन की ज़रूरत था। तो नमक को उन्होंने आधार बनाया कि नमक आंदोलन किया जाएगा, नमक कर का विरोध किया जाएगा, और वो दांडी में नमक कानून तोड़ देते हैं। तो नमक कानून को कहां तोड़ दिया गया? दांडी में तोड़ दिया गया। नौ अप्रैल 1930, 9 अप्रैल 1930 गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की विधिवत घोषणा की। तो देखिए, आपके लिए एक डेट महत्वपूर्ण हो गई है। 12 मार्च 1930 को एक मांग की गई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया इस मांग के माध्यम से। लेकिन गांधी जी के द्वारा जो विधिवत घोषणा की गई है कि आज इतनी तारीख से 9 अप्रैल 1930 को उन्होंने विधिवत घोषणा की थी। तो जब हम ये कहें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 12 मार्च 1930 को हुआ। लेकिन अगर वो पूछ रहे हैं प्रश्न में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन विधिवत कब प्रारंभ हुआ, तो विधिवत जब वो आंदोलन प्रारंभ हुआ वो कब हुआ? 9 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ। 9 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन विधिवत प्रारंभ हुआ, जो डेट मैंने आपके सामने यहाँ पर नोट की। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिया और लोगों से भी असहयोग देने से मना किया। तो किसी प्रकार का सहयोग मुस्लिम लोगों से नहीं मिल पा रहा है। मुस्लिम लोगों का सहयोग जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं मिल पाया सविनय अवज्ञा आंदोलन में। परंतु उत्तर, पश्चिम,
सीमा प्रांत, ये जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है वहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस आंदोलन में सहयोग किया। ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इन्हीं को सीमांत गांधी, इन्हीं को फ्रंटियर गांधी, इन्हीं को बादशाह खान कहा जाता है। तो कुल मिलाकर ये नाम किसके हैं? फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, बादशाह खान, ये नाम किसके हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान के उपनाम है। तो अगर कुछ भी पूछ लिया जाए सीमांत गांधी किसे कहते थे, फ्रंटियर गांधी किसे कहते थे, या खान अब्दुल गफ्फार खान के लिए बादशाह खान शब्द का प्रयोग होता है, ये किसे कहा जाता था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान के लिए कहा जाता था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसमें सहयोग दिया। उनका दल लाल कुर्ती, लाल कुर्ती को क्या लिखा जाता है? सुर्खपोश। लाल कुर्ती उनकी पार्टी थी, क्योंकि इसके सदस्य लाल रंग का कुर्ता पहनते थे और संगठन का नाम था खुदाई खिदमत गार। तो खुदाई खिदमतगार, बताइए खुदाई खिदमतगार पार्टी के संस्थापक या खुदाई खिदमतगार नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। तो खुदाई खिदमतगार पार्टी, लाल कुर्ती पार्टी के जो संस्थापक हैं वो कौन थे? वो इस दल के संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अब यहां पर देखें, लाल कुर्ती आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने गढ़वाल राइफल्स को जिम्मेदारी दी, लेकिन गढ़वाल राइफल्स ने गोली चलाने से मना कर दिया। तो जब गढ़वाल राइफल्स ने गोली चलाने से मना कर दिया, आखिर नेतृत्व किसका था? गढ़वाल राइफल्स में नेतृत्व था चंद्र सिंह गढ़वाली का। तो चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में जब गोलियां चलाने से इनकार कर दिया, अंग्रेज और नाराज हो गए हैं। अंग्रेजों का गुस्सा अपने चरम पर चला गया है और अब उन्होंने जो इसके बाद दमन किया इस आंदोलन का, तो गांधी जी ने कहा था, इस दमन चक्र को देख करके गांधी जी के शब्द थे, डायर शाही भी इसके आगे फीकी पड़ गई। तो किस संदर्भ में कहे थे और किसके शब्द हैं, ये महत्वपूर्ण है। बताइए, डायर शाही भी इसके आगे फीकी पड़ गई, ये शब्द किसके हैं? ये शब्द गांधी जी के हैं। और किस संदर्भ में कहे थे? जब खान अब्दुल गफ्फार खान के लाल कुर्ती आंदोलन का दमन अंग्रेजों द्वारा किया गया, तो उस क्रूरता को देखकर गांधी जी ने ये शब्द कहे थे। तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ाएंगे विषय को अगली कक्षा में।